नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित करंट अफेयर की अगली क्लास, जिसके अंतर्गत राज्य से संबंधित जो करंट अफेयर है उसको यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड करंट अफेयर की हमने एक क्लास पहले भी पढ़ाई थी। जिन्होंने वो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था। उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसमें जीते थे। तो वो सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक थे पेंटाथलॉन, जिसमें 6 गोल्ड है, कैनोइंग कयाकिंग इसमें 5 गोल्ड सम्मिलित किए गए थे। जो टोटल स्वर्ण पदक थे वो 24 थे। तो जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जो करंट अफेयर है वो यूके ट्रिपल एससी के जो आगामी एग्ज़ाम है, BDO BPDO या पटवारी या लेखपाल या फिर यूके PSC के RO ARO एग्ज़ाम है, इसमें जो करंट अफेयर है वो हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे भी जा रहे हैं। 5 से 7 नंबर का जो करंट अफेयर का वेटेज है वो आपको छोड़ना नहीं है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालय गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड, जो हिमालय गौरव सम्मान 2025 है वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर DK राणा और प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी, तीनों को ये दिया गया। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर इनके बारे में बात करें तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेंद्र और प्रोफेसर अजीत को ग्रामीण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर यह पुरस्कार दिया गया, जबकि प्रोफेसर DK राणा को वानिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह सम्मान दिया गया। अगर बात करें इस सम्मान को कौन सी संस्था देती है, तो मोलियार रिसोर्स फाउंडेशन संस्था हिमालय गौरव सम्मान हिमालयी क्षेत्र में कार्यरत विशिष्ट व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए प्रतिवर्ष देती है। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सी संस्था देती है, तो मोलियार रिसोर्स संस्था। अगला है, उत्तराखंड से पद्मश्री पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, यानी कि उत्तराखंड से कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। एक तो है यू गैंजर और दूसरी हैं उनकी पत्नी कॉलिन गैंजर। देखिए फ्रेंड, ये दोनों दंपति हैं, इनको संयुक्त रूप से एक पुरस्कार दिया गया। और दूसरे हैं राधा भट्ट या राधा बहन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A और C दोनों। जबकि यशवंत कटोच को 2024 के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अगर राधा भट्ट और यूग और कोलिन गेंजर के बारे में बात करें तो उत्तराखंड की 91 वर्षीय राधा बहन या राधा भट्ट और उत्तराखंड के युग और कोलिन गेंजर, जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, तो इनको समाज सेवा और साहित्य शिक्षा पत्रकारिता में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपको याद रखना है, राधा भट्ट क्या है, समाज सेवी हैं, जबकि युग और कोलिन गेंजर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको यह सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ से शुरू की गई। तो ये देश में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है, जो कि एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश से शुरू की गई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश। अगर इसके बारे में बात करें तो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा एम्स ऋषिकेश से शुरू की गई। यह सेवा प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत 150 किलोमीटर की कवरेज के साथ संचालित शुरू होगी, यानी कि सेवा की शुरुआत प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत की गई है। ये भी आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट संजीवनी का संबंध किससे है, तो आपातकालीन हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा से है, जो कि ऋषिकेश एम्स से शुरू हुई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नई सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत 2027 तक कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। देखिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के साथ साथ जो भारत सरकार है वो सौर ऊर्जा पे ज़्यादा जोर दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा से उत्पादित की जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 मेगावाट। अगर इसके बारे में बात करें तो प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से 2500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 250 मेगावाट से अधिक क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित भी किए जा चुके हैं। और प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति की अगर बात करें तो मार्च 2023 में उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय और परिषद पेपरलेस घोषित हुआ, यानी कि जिसने अपना सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, पेपरलेस हो गया है, पेपर में काम नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, जो बादशाही थौल टिहरी में है। तो इसने अपना सब कुछ ऑनलाइन शुरू किया है। इसके बारे में बात करें, उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश में आयोजित ऑफिस प्रशिक्षण कार्यशाला में परिसर के निदेशक प्रोफेसर महावीर सिंह रावत ने कहा कि विश्वविद्यालय और परिषद जल्द ही ऑफिस सिस्टम से जुड़ेगा और विश्वविद्यालय के सारे काम पेपरलेस होंगे, जैसे कि मैंने बताया है, और एक क्लिक में सारी जानकारी प्राप्त होगी।
अगला प्रश्न है, प्रमाणित बीज देने वाला जल्लू राज्य का पहला गांव बना है, यह किस जनपद में स्थित है? प्रमाणित बीज यानी कि जो सर्टिफाइड बीज होते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हैं, इसके लिए पहला गांव बना है जल्लू गांव, जो कि पौड़ी जनपद का गांव है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पौड़ी। अगर बात करें जल्लू गांव की, तो विकासखंड थलीसैंण का जो जल्लू गांव है, तो प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने वाला पौड़ी जिले का पहला गांव बन गया है। और यहाँ के जो किसान हैं, 2 साल से उद्यान विभाग को कुफरी प्रजाति के प्रमाणित आलू बीज उपलब्ध करा रहे हैं। यानी कि उत्तराखंड सरकार के अंदर जो उद्यान विभाग है, उसको कुफरी प्रजाति के जो प्रमाणित आलू हैं, इस गांव से उनको दिए जा रहे हैं। तो कुफरी किसकी प्रजाति है? तो आलू की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति यानी कि सर्विस सेक्टर पॉलिसी कब शुरू की गई? तो उत्तराखंड की पहली सेवा क्षेत्र नीति 11 मार्च 2024 को घोषित की गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 11 मार्च 2024। अगर इस नीति के बारे में बात करें, तो 11 मार्च 2024 को सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड निवेश अवस्थापना विकास बोर्ड यानी कि UIIDB ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति शुरू की है। इस नीति के तहत 5 वर्षों में पहाड़ में 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के निवेश पर सरकार निवेश का 25% या फिर 100 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी तथा निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पहले वर्ष 20% तक सब्सिडी देगी। और यह नीति कब तक लागू होगी? तो 31 दिसंबर 2030 तक ये प्रभावी रहेगी। इसमें आपको ये याद रखना है, 11 मार्च 2024 को ये लागू की गई और 5 वर्षों में पहाड़ में 50 करोड़ और मैदानी भागों में 100 करोड़ रुपए का जो भी निवेश करेगा, उसको 25% या 100 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार की ओर से ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और यूकोस्ट यानी कि उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किस स्थान पर पाइन नीडल से ईंधन बनाने की परियोजना का उद्घाटन किया गया? पाइन नीडल यानी कि जो चीड़ की पत्तियां होती हैं, उनसे ईंधन बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपावत में ये प्लांट लगाया गया है। अगर इसके बारे में बात करें, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक डॉक्टर हरेंद्र बिष्ट और यूकोस्ट परिसर के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने MOU दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और चंपावत में पाइन नीडल से ईंधन बनाने की प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करने के लिए ऐतिहासिक योजना का उद्घाटन किया। तो ये भी आपको याद रखना है, यूकोस्ट के महानिदेशक कौन है? प्रोफेसर दुर्गेश पंत है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के सहयोग से मानसखंड एक्सप्रेस नामक विशेष पर्यटक ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड एक्सप्रेस नाम की एक पर्यटक ट्रेन शुरू की है। तो ये शुरू की गई थी पुणे रेलवे स्टेशन से टनकपुर के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पुणे से टनकपुर रेलवे स्टेशन। अगर इसके बारे में बात करें, तो यह ट्रेन 22 अप्रैल 2024 को पुणे से निकली और 24 अप्रैल 2024 को टनकपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। तो मानसखंड एक्सप्रेस एक पर्यटक ट्रेन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जमरानी बांध परियोजना को 1557 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी गई। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए फ्रेंड, जो जमरानी बांध परियोजना है, इसको केंद्र सरकार की ओर से फिर से चालू करने के लिए 1557 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जो कि बंद हो गई थी, फिर से पैसे मिले। तो ये गौला नदी पर नैनीताल के अंदर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गौला नदी नैनीताल। अगर इसके बारे में बात करें, तो यह परियोजना गौला नदी पर नैनीताल में स्थित है। इसका पूरा होने का लक्ष्य 2028 तक है। इसकी शुरुआत की बात करें, तो इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी और क्षमता इसकी 14 मेगावाट है। और इसका मुख्य उद्देश्य उधम सिंह नगर, नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था करना है। अगला प्रश्न है, राज्य योजना आयोग यानी कि सेतु आयोग, जिसका अब नया नाम है, के नए उपाध्यक्ष कौन बने? जैसे देश में योजना आयोग होता है, वैसे ही राज्य में योजना आयोग होता है और इसका नया नाम सेतु आयोग है। जिस प्रकार से योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, तो उत्तराखंड में सेतु आयोग बनाया गया था 2023 में, इसका नाम किया गया था 2023 के अंदर। तो इसके जो नए उपाध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन बी राजशेखर जोशी बने हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राजशेखर जोशी। इसके बारे में थोड़ा जान लें। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और उत्तराखंड योजना आयोग की स्थापना की बात करें, तो 31 मार्च 2001 को इसकी स्थापना हुई थी और 2023 में इसको सेतु आयोग में परिवर्तित किया गया, जैसे 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग बनाया गया। सेतु का पूरा नाम देखें तो स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में आज़ाद हिंद फौज में शामिल किस स्वतंत्रता सेनानी का 104 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? देखिए फ्रेंड, हाल ही में जो सुभाष चंद्र बोस की फौज थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसमें उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, जिनका नाम है साधु सिंह। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, साधु सिंह। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड के
साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किस कहानीकार या वैज्ञानिक का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो उत्तराखंड के साहित्य भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सुभाष पंत हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष पंत। इन्हीं का 2024 में निधन हुआ है। अगर इनकी बात करें तो सुभाष पंत एक कहानीकार हैं जो कि देहरादून के निवासी थे। इनकी मुख्य रचनाएं जैसे हैं सुबह का भूला, पहाड़ चोर, गाय का दूध और चिड़िया की आंख, तो इनकी ये कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में 2024 में परिसीमन के बाद कितनी नई ग्राम पंचायत का गठन किया गया? देखिए फ्रेंड, हाल ही में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिसीमन के बाद नई ग्राम पंचायतों की अगर बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 37 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इसके बारे में एक दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। वर्तमान में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 7,832 हैं। और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग को छोड़कर सभी जिलों में सीटें घटाई या बढ़ाई गई है। 13 ग्राम पंचायतें घटी है जबकि 50 बड़ी हैं। उधम सिंह नगर और पौड़ी में 5-5 सीटें घटी हैं। टिहरी और चमोली में 1-1 सीटें बढ़ी हैं। इसी के साथ साथ सर्वाधिक सीटें टिहरी में बढ़ी हैं जो 16 है। उसके बाद उत्तरकाशी में 13 बढ़ी हैं और उसके बाद उधम सिंह नगर में 8 बढ़ी हैं। यानी कि 16 + 13 + 8 = 50 हो जाता है। और इसमें से 13 माइनस की गई जो पुरानी थी, तो टोटल 37 ग्राम पंचायतें बढ़ी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से राष्ट्रपति द्वारा किसे सम्मानित किया गया? देखिए फ्रेंड, ये नेशनल लेवल का शिक्षक पुरस्कार है। ये 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुसुमलता गड़िया को दिया गया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कुसुमलता गड़िया। अगर कुसुमलता गड़िया की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर द्रौपदी मुर्मू ने चमोली जिले की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। कुसुमलता पोखरी ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका है और कुसुमलता ने विद्यालय में लर्निंग कॉर्नर, पेंटिंग, ऑनलाइन क्लास, वॉल पेंटिंग पोस्टर अभियान के जरिए छात्र छात्राओं को गुणवत्ता शिक्षा से जोड़ा है। ये आपको याद रखना है। कुसुमलता गड़िया कहाँ की हैं? तो पोखरी ब्लॉक की शिक्षिका हैं। अगला प्रश्न है, तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो तीलू रौतेली पुरस्कार जो वीरांगना तीलू रौतेली हैं उन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। तो 2024 में ये दिया गया है 13 महिलाओं और 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 13 महिलाओं तथा 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। अगर इसके बारे में बात करें तो वर्ष 2024 में 13 महिलाओं तथा 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार दिया गया और 2023 में 14 महिलाओं तथा 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया था। यह पुरस्कार खेल, कला, संस्कृति, पर्यावरण तथा समाज सेवा में 8 अगस्त को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई है और इसमें 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। तीलू रौतेली का जन्म की बात करें तो 8 अगस्त 1661 को पौड़ी के गुराड़ गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था भूप सिंह। इन्हीं का जो जन्म दिवस है 8 अगस्त, उसी दिन ये दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में स्वच्छता सर्वेक्षण प्रथम स्थान हासिल करने पर किस नगर पंचायत को अटल निर्मल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो अटल निर्मल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो वो लाल कुआं नगर पालिका नैनीताल को दिया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लाल कुआं नैनीताल। देखिए फ्रेंड, इस पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि दी जाती है और दूसरा स्थान मसूरी का था, तीसरा रुद्रपुर और चौथा डोईवाला। ये भी आपको याद रखना है। मसूरी देहरादून में है, रुद्रपुर उधम सिंह नगर, डोईवाला देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक जिला एक उत्पाद यानी कि ONODP, वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में देश के 500 जिलों में उत्तराखंड के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए फ्रेंड, ये योजना भारत सरकार ने चलाई है जिसमें प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देना है। तो इसमें उत्तरकाशी ने अपना स्थान बनाए रखा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरकाशी। देखिए फ्रेंड, जो ये ONODOP के तहत उत्तरकाशी जिले के उत्पाद को पुरस्कार दिया गया तो वो लाल चावल था। सिराई घाटी का जो लाल चावल है इसको पूरे देश में दूसरा स्थान दिया गया है और उत्तराखंड का भी दूसरा स्थान रहा है, क्योंकि उत्तरकाशी का पूरे देश में दूसरा स्थान रहा है तो उत्तराखंड का भी दूसरा स्थान रहा है। इस योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो एक देश एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद ये योजना चली है 2018 से। अगला प्रश्न है, जैविक कृषि के अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय चतुर्थ अवार्ड में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? जैविक कृषि यानी कि बिना केमिकल के मिलावट के खेती करना, तो इसमें उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है हिमालयी राज्यों में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान। देखिए फ्रेंड, इसके बारे में अगर बात करें, उत्तराखंड लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है और नैनीताल के धारी ब्लॉक के सुनकिया गांव के हर्ष सिंह डंगवाल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
और उत्तराखंड की 38% भाग पर जैविक कृषि की जा रही है। वर्तमान में कितने परसेंट भाग पर जैविक खेती होती है? तो 38% भाग पर। और जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने 2019 में जैविक कृषि एक्ट बनाया था। जबकि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, जिसे 2015 में जैविक राज्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, अपार आईडी रैंकिंग 2024 में उत्तराखंड का देश में स्थान क्या रहा? तो अपार आईडी रैंकिंग 2024 में उत्तराखंड का देश में स्थान 8वां रहा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 8वां। देखिए फ्रेंड्स, इस अपार आईडी के बारे में एक दो पॉइंट आपको याद रखना है। नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार की वन नेशन वन आईडी योजना के तहत प्रत्येक छात्र छात्राओं की ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्टर आईडी यानी कि अपार आईडी बनाई जाएगी, जिससे छात्रों को डिजिटल पहचान मिलेगी। इसमें राज्य का पहला जिला चमोली है, दूसरा बागेश्वर है, तीसरा पौड़ी गढ़वाल है और उत्तराखंड का ओवरऑल देश में 8वां स्थान है। तो ये आपको याद रखना है किसका कौन सा स्थान है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में राज्य में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी ब्लॉक किसे घोषित किया गया? तो हाल ही में जो नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग आई है उसमें सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी ब्लॉक शालदी ब्लॉक अल्मोड़ा को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शालदी ब्लॉक अल्मोड़ा। और दूसरे आकांक्षी ब्लॉक की बात करें तो मोरी ब्लॉक उत्तराखंड राज्य का दूसरा आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया गया। शालदी ब्लॉक का देश में 136वां स्थान, जबकि मोरी ब्लॉक का 144वां स्थान रहा है। और 2023 की बात करें तो कपकोट ब्लॉक राज्य का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी ब्लॉक था, जिसको पहला स्थान उत्तराखंड में मिला था। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से दो हस्तियों को सम्मानित किया गया, एक तो घनश्याम रतूड़ी, दूसरे दीक्षा बिष्ट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, घनश्याम रतूड़ी और दीक्षा बिष्ट। इनके बारे में अगर बात करें तो इन्हें यह सम्मान समाज सेवा में योगदान के लिए दिया गया। पत्रकार व आंदोलनकारी स्वर्गीय कुंवर प्रसून एवं आंदोलनकारी स्वर्गीय मंगसरी देवी को मरणोपरांत सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान, जिसको हिमालय प्रहरी सम्मान कहते हैं, 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है 2024 में किसे दिया गया? कुंवर प्रसून और मंगसरी देवी। प्रत्येक वर्ष यह सम्मान सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 2022 में इस सम्मान की शुरुआत हुई थी और पहला सुंदरलाल बहुगुणा सम्मान या हिमालय प्रहरी सम्मान सामाजिक कार्यकर्ता धूम सिंह नेगी को दिया गया था और 2023 में विजय जरदारी को दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और अभी चौथी बार दिया गया है घनश्याम रतूड़ी और दीक्षा बिष्ट। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इंद्रमणि बडोनी की स्मृति में ये सम्मान दिया जाता है। तो इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2025 के लिए विजय जरदारी को चुना गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विजय जरदारी। देखिए फ्रेंड्स, अगर विजय जरदारी की बात करें तो विजय जरदारी जी का कार्य बीज बचाओ आंदोलन, बीजों की स्वायत्ता, जैव विविधता की रक्षा और किसानों के पारंपरिक अधिकारों के लिए अहम रहा है, क्योंकि इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन चलाया है हेवल घाटी टिहरी से 1987 में। इनको यह सम्मान 18 अगस्त 2025 को दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया है, 18 अगस्त 2025 को दिया जाएगा, 2025 के लिए नामित है। और 2024 के लिए बात करें तो सुप्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार गायक नरेंद्र सिंह नेगी को द्वितीय इंद्रमणि बडोनी सम्मान से सम्मानित किया गया। और इसकी जो शुरुआत की बात करें तो 2023 में इसकी शुरुआत हुई है और पहला दिया गया था ढोल वादक शिवजनी को, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जीईपी इंडेक्स लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो जीईपी इंडेक्स लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला राज्य। जीईपी इंडेक्स की बात करें तो इसमें आपको एक दो पॉइंट याद रखने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 19 जुलाई 2024 को सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक यानी कि जीईपी इंडेक्स का उद्घाटन किया है। इसके उद्देश्य की बात करें तो जीईपी यानी कि ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट का मकसद है कि प्रदेश के वन्य क्षेत्र के साथ पर्यावरण को भी बेहतर रखने के लिए कदम उठाना। इस इंडेक्स के जरिए यह पता चल सकेगा कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का कितना नाश हुआ है और कितना असर पड़ा है। इसके साथ ही पर्यावरण नुकसान का सही आकलन भी होगा, यानी कि ये पर्यावरण के लिए है, जैसे हमारे लिए जीडीपी है तो पर्यावरण के लिए जीईपी है। अगला प्रश्न है, हिमालयी राज्यों में वनाग्नि के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो हिमालयी राज्यों में वनों में आग लगने के मामले में उत्तराखंड का प्रथम स्थान रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान। देखिए फ्रेंड, जंगलों में आग लगने के मामले में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा है। वहीं देश भर में अगर बात करें तो 7वां स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यह रिपोर्ट हर वर्ष जारी करती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मनरेगा में 93.29% लक्ष्य प्राप्त कर
किस जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो मनरेगा जो योजना है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है पौड़ी गढ़वाल ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल। देखिए फ्रेंड, इस योजना की अगर बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा के तहत होने वाले विभिन्न विकासकरण को पूरा करने में पौड़ी जिले ने प्रदेश में टॉप किया है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा चमोली है। और जो नरेगा एक्ट था, पहले ये मनरेगा नहीं था, सिर्फ नारेगा था, तो ये 2005 में पारित हुआ था और ये अधिनियम लागू हुआ है 2006 में। और 2009 में इसमें एम भी जोड़ा है, एम यानी कि महात्मा गांधी। तो मनरेगा बना ये 2009 में। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अधिनियम 2005 का है, लागू हुआ 2006 और महात्मा गांधी जोड़ा गया 2009 में। और वर्तमान में टॉप में पौड़ी है। अगला है नीति आयोग द्वारा 2023-24 में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में उत्तराखंड का जो स्थान है पहला स्थान रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला स्थान। देखिए फ्रेंड, जो नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य सूचकांक या रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2023-24 में केरल और उत्तराखंड 79 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहे, जो राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। यानी कि देश में इसका स्तर है, इसको पॉइंट मिले हैं 74, जबकि केरल और उत्तराखंड को 79 अंक मिले हैं। तीसरे स्थान पर बात करें तो तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, जिसको 78 अंक मिले हैं। और गोवा और हिमाचल चौथे स्थान पर है, 77 अंक मिले हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप स्थान पर है, जिसको 77 अंक मिले हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? देखिए फ्रेंड, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए उत्तराखंड की फिल्म कारा एक प्रथा को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कारा एक प्रथा। देखिए फ्रेंड, इस फिल्म के बारे में अगर बात करें तो उत्तराखंड की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म जो कि गढ़वाली भाषा में है, कारा एक प्रथा घरेलू हिंसा पर आधारित है। इसके निर्देशक परिणीता बडोनी तथा सुनील बडोनी हैं। पहाड़ के एक गांव में साल 2005 में कारा से चढ़ा की घटना से खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसमें महिला की बिक्री की जानकारियां सामने आई थी। इसमें मुख्य भूमिका की बात करें तो शिवानी भंडारी ने मुख्य भूमिका निभाई है। अगर 2024 की बात करें तो सुबेरो घाम 2 के लिए यह अवार्ड उर्मी नेगी को दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 दिया गया है, इसमें पहला स्थान नैनीताल को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नैनीताल। देखिए फ्रेंड्स, जो गुड गवर्नेंस अवार्ड है वो क्यों दिया जाता है? तो यह अवार्ड शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण जैसी 5 श्रेणियों में दिया जाता है। दूसरा स्थान की बात करें तो दूसरा देहरादून है। अगला प्रश्न है, भारत गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत गौरव सम्मान 2025 से जगत सिंह चौधरी जंगली जी को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जगत सिंह चौधरी जंगली। इनके बारे में अगर बात करें तो रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जंगली जी ने मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास किया है और पर्यावरण तथा संरक्षण का कार्य भी किया है, इसलिए इन्हें भारत गौरव सम्मान 2025 दिया गया। प्रकृति प्रेमी जो जगत सिंह चौधरी जंगली हैं, मल्लाकोट गांव रुद्रप्रयाग के निवासी हैं और ये भारतीय सेना का हिस्सा भी रहे थे। 1971 में इन्होंने भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया है, ये भी आपको याद रखना है। और इनको इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार 2001 में दिया गया था। वहीं इनको आर्यभट्ट सम्मान 2006 में दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट इनके बारे में है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।